नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां आपको मिलती है खबर A to Z, क्योंकि हर खबर के पीछे एक असल खबर है और उसी तक पहुंचने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए न्यूज डिकोड। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। कहते हैं कि सियासत की अपनी रवायत होती है, लेकिन राहुल गांधी अक्सर एक नई परंपरा स्थापित करने की कोशिश करते दिखते हैं। वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इससे ब्रेक लेकर राहुल गांधी आज महापुरुषों पर गए। यहां भी उन्होंने कुछ नया किया। राहुल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पहुंचकर उनको नमन किया, जिसको लेकर बीजेपी ने फौरन कांग्रेस को निशाने पर लिया, दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। देखें, राहुल गांधी ने सोमवार को महात्मा गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि दी। वो पंडित नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की समाधि स्थल गए। और सबसे खास बात यह कि दलगत भावना से ऊपर उठकर राहुल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। ये पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य या कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पहुंचा। 25 दिसंबर को वाजपेयी जी की जयंती थी। अटल जी के समाधि स्थल पर राहुल ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया। भाजपा ने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई अटल जी का सम्मान करती है तो उन्हें अंग्रेजों का मुखबिर कहने वाले कांग्रेस नेता गौरव पांधी को पार्टी से निकाल देना चाहिए और इस बयान के लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। बता दें आपको, पांधी ने रविवार को अटल जयंती के मौके पर कहा था कि 1942 में आरएसएस के अन्य सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया, आंदोलन में शामिल होने वालों के खिलाफ ब्रिटिश मुखबिर के तौर पर काम किया। हालांकि जब इस पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो एक तरफ तो राहुल गए अटल जी की समाधि पर, इसको लेकर तुरंत बीजेपी ने हमलावर रुख अपनाया। इसकी आरोप में जवाब में एक पूरे दिन हमने एक श्रृंखला देखी। तो दूसरी तरफ एक ऐसा मुद्दा भी है जिसकी वजह से राहुल तब से सुर्खियों में है जब से वो दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ सर्दी में आए हैं। दरअसल राहुल गांधी जिस तरह से टी शर्ट पहनकर कड़ाके की ठंड में भारत जोड़ो यात्रा लेकर दिल्ली तक पहुंच गए, आज दिल्ली में महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते समय वो केवल अपनी वही एक व्हाइट टी शर्ट में नजर आए। ये चर्चा का विषय बन गया है। राहुल यात्रा में शुरू से ही टी शर्ट में ही दिख रहे हैं। उनके इस लुक को लेकर भी कई लोग कई मायने निकाल रहे हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम ऐसा कि वो किसी के भी शरीर को जमा दे। 5 कपड़े और उसके ऊपर जैकेट मफलर पहनने वालों को भी ठंड से दांत बजाते देखा हमने। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सारे देश को हैरान कर रही है और वो है सर्दी से बेखौफ बेपरवाह राहुल गांधी की, जो महज एक हाफ टी शर्ट में इस भीषण ठंड में भारत जोड़ो यात्रा में सरपट कदम बढ़ाते दिखते हैं। और ऐसे में कई सारे लोग इस पर चर्चा भी जमकर कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसका जवाब अपने ही अंदाज में दिया। राहुल ने कहा कि वे मुझसे पूछते रहते हैं कि मुझे ठंड क्यों नहीं लगती, लेकिन यही सवाल किसानों, कामगारों, छोटे गरीब बच्चों से नहीं पूछा जाता। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी सवाल का बड़ा ही सियासी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी भाजपा के घृणा के हमलों को सहन करने के बाद कोल्ड प्रूफ बन चुकी है। तो एक बात तो तय है कि जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी अपने लिबास को लेकर तो कभी अपने अंदाज को लेकर। तो क्या ये सब कुछ प्लानिंग करके सोच समझकर रणनीति के तहत किया जा रहा है? चलिए डिकोड करते हैं। दक्षिण भारत से यात्रा की शुरुआत हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर भारत तक आ गई है। इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की फिटनेस, उनकी एनर्जी और उनकी हाफ टी शर्ट, यहां तक कि उनके शूज, सब पर चर्चा हुई। राहुल गांधी भीषण सर्दी में जिस तरह से, जिस अंदाज में बेबाकी से टी शर्ट में नजर आते, वो भी हाफ टी शर्ट में, जो कि विरोधियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। जानकार ये मानते हैं कि राहुल का ये बेबाक अंदाज और ये जो सहज लुक है, नेताओं से, टिपिकल नेताओं के लुक से थोड़ा अलग, ये उन्हें आम लोगों से और खास तौर पर यूथ से सीधे कनेक्ट कर रहा है। राहुल की फिटनेस को लेकर लोग बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। जानकार कहते हैं कि पूरी यात्रा में उनकी ऊर्जा एक अलग ही लेवल पर दिख रही है, जो अच्छी बात है। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि वो प्रभावशाली ढंग से कांग्रेस पार्टी को आगे मजबूती दे सकते हैं यूथ के द्वारा।
वैसे भी यात्रा में जुटती भीड़ विरोधियों के पसीने छुटा रही है, ये कांग्रेस कहती आई है। तो क्या अब उनके लिबास, उनकी टी शर्ट को लेकर वाकई विरोधी पसीने पसीने हो रहे हैं? ये भी एक अहम सवाल उठा। यात्रा फिलहाल दिल्ली में है और 3 जनवरी से एक बार फिर से अगले चरण की तरफ बढ़ेगी। अभी तक ये यात्रा 9 राज्यों को कवर कर चुकी है और अब जो मोस्ट उत्तर है, ऊपर है, वहां तक पहुंचने वाली। बात एक और शख्सियत की जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लालू प्रसाद यादव, जिनका जिक्र हमेशा से उनके चुटीले अंदाज और उनसे जुड़े बड़े घोटालों को लेकर होता रहा है। बीते दिनों उनकी बेटी उनको किडनी डोनेट कर चुकी है, ऑपरेशन हुआ है, सुर्खियां बनी। अब एक बार फिर लालू चर्चा में हैं। वजह अब की बार है कि सीबीआई ने एक और केस उनके खिलाफ खोल दिया है। देखें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर एक और केस को लेकर शिकंजा कस सकता है। सीबीआई ने सालों से लालू पर भ्रष्टाचार के पेंडिंग एक केस को रीओपन कर दिया है। इसमें लालू यादव के अलावा उनके बेटे बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 2 बेटियों चंदा यादव और रागिनी यादव को भी आरोपी बनाया है। यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उस दौरान रेलवे प्रोजेक्ट्स के अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लालू पर आरोप है कि मुंबई के बांद्रा में रेलवे की जमीन को लीज पर देने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में सुधार काम देने के एवज में रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ग्रुप ने लालू यादव को दिल्ली में एक प्रॉपर्टी घूस के तौर पर दी। 2018 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच के बाद इस मामले को क्लोज कर दिया, जिसे अब फिर से ओपन किया गया है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में हैं। बीते 5 दिसंबर को लालू को उनकी बेटी रोहिणी की डोनेट की हुई किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। चलिए अब जरा आज इसी बहाने लालू प्रसाद यादव के नाम के साथ जुड़े तमाम घोटाले और उनके आगे बिहार में राजनीति में पड़ने वाले असर को भी हम समझते हैं, डिकोड करते हैं। लालू पर अपने विभिन्न कार्यकालों के दौरान भ्रष्टाचार के कुल 6 बड़े मामले दर्ज हुए, जिनमें से 5 में लालू को सजा हो चुकी है। 3 मामलों में सुनवाई चल रही है। जिन मामलों में लालू को सजा हुई उनमें चाईबासा ट्रेजरी केस, देवघर ट्रेजरी केस, चाईबासा ट्रेजरी केस के साथ दुमका ट्रेजरी केस और डोरंडा ट्रेजरी केस शामिल हैं। जबकि बिहार के बांका ट्रेजरी केस पर फिलहाल सुनवाई जारी है। केस में लालू जमानत पर हैं। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू जमानत पर चल रहे हैं। अब सीबीआई के ताजा कदम पर सबसे ज्यादा असर कहां पड़ेगा? तेजस्वी यादव पर। लालू के बेटे हैं तेजस्वी यादव, जो फिलहाल बिहार में सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस के तौर पर घोषित हो चुके हैं। नीतीश ये खुद कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का चुनाव पार्टियां लड़ेंगी। यानी तेजस्वी यादव 2024 में भी और 25 में भी बीजेपी के सामने एक बड़ा विरोधी चेहरा होंगे बिहार में। सियासी पंडित मानते हैं कि सीबीआई का इस केस को खोलने का अर्थ तेजस्वी यादव को कमजोर करना या उन पर दबाव बनाना या शिकंजा कसना भी। चलिए अब इसका असर कितना होता है और बिहार की पॉलिटिक्स, ऐसा बिहार में अक्सर कहते हैं कि उसका असर देश की पॉलिटिक्स पर भी बहुत पड़ता है और बहुत हद तक पड़ता है, दूर तक जाता है, ये देखा जाएगा। अब आज चूंकि हम बात कर रहे हैं विवादों की और चर्चित लोगों की, तो ऐसी ही एक चर्चित राजनीतिक शख्सियत हैं भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनका बयान सुर्खियों में है। प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक के शिमोगा में एक मंच पर लव जिहाद रोकने के उपाय बताते बताते हिंदुओं को धारदार हथियार घर में रखने की बारे में ताकीद किया है। क्या कहा है और क्या विवाद है, देखिए। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान कर्नाटक के शिमोगा में सामने आया, जब वो हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोगों को अपने घरों में हथियार रखने की अपील की है। प्रज्ञा ठाकुर ने खुले मंच से हिंदुओं को सब्जी काटने वाले चाकुओं की धार तेज करके रखने के लिए कहा। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लव जिहाद के बढ़ते मामले पर कहा कि लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा ही उत्तर दो। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कहा, आप भी सुनिए। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे।
इसके अलावा प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पेरेंट्स से बच्चों को मिशनरी संस्थाओं में न पढ़ाने की सलाह दी। कहा कि ऐसा करके आप ही अपने लिए वृद्धाश्रमों के द्वार खोल रहे हैं। तो वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा ने कुछ कहा हो और उसमें आग लगाने वाले शब्द या लोगों को आग बबूला करने वाली चीजें हो। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। उनके बयानों का विवाद से तो जैसे पुराना नाता है। डिकोड करते हैं ताजा बयान और पुराने बयानों के ऊपर। दरअसल लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में ऐसे केस सामने आने पर सरकारें असहज हो जाती हैं। सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में कई पिछले केसेस आप देख लें, वो कुछ महीनों में ही सामने आए हैं। सरकार को परेशान कर रखा है। प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून भी बना दिया, लेकिन केस कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते दिखे। साध्वी प्रज्ञा साधु संत समाज से राजनीति में आई हैं। राजनीति में धर्म को जोड़कर कई बार वो बयान दे चुकी हैं। राष्ट्रवाद को लेकर उनकी परिभाषा अलग है, चाहे वो गरबा पंडाल में मुस्लिमों के आने का विरोध हो, हिंदुओं के कम बच्चे पैदा करने का विरोध हो, या फिर लव जिहाद को लेकर खुलकर हथियार रखने की वकालत हो। ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई मंच हैं जहां साध्वी प्रज्ञा ऐसा कुछ कह चुकी हैं जो बेहद तल्ख है, जो बेहद जिसे हम ब्लंट कह सकते हैं, और जाहिर तौर पर इस पर पॉलिटिकली करेक्ट ना होने के आरोप तो लग ही सकते हैं। और जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है उस पर पॉलिटिक्स होना या उस पर राजनीति होना बहुत लाजमी है। इसलिए इन बयानों पर भी निश्चित तौर पर आगे बवाल मचना तय लगता है। चलिए अब देखते हैं कि इस बयान के बाद में इस पर रिएक्शन मध्य प्रदेश में कैसे आगे बढ़ते हैं। नया साल आने को है, बस चंद दिन बचे हैं। आप सब हम तैयारियां कर रहे हैं नए साल के स्वागत की, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार एक नई आबकारी नीति लाई है जिसके तहत सिर्फ 500 रुपए देकर कोई भी अपने घर में शराब की पार्टी कर सकता है, जिस पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पार्टी के नाम पर घर घर जाम छलकाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार बाकायदा लाइसेंस दे रही है, वो भी मात्र 500 रुपए में। न्यू ईयर पर न्यू लिकर पॉलिसी में 4 बोतल से ज्यादा शराब होने पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। आप महज 500 रुपए देकर हाउस पार्टी का लाइसेंस ले सकते हैं। इसी तरह मैरिज गार्डन और हॉल के लिए 5000 रुपए और रेस्तरां के लिए 10,000 रुपए में लाइसेंस मिल जाएगा। शराब को लेकर आई इस नई पॉलिसी का विपक्ष के साथ साथ साधु संत भी विरोध कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने नौजवानों को, प्रदेश को शराब के नशे में डुबोकर जनता को बर्बाद करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी का है। इधर बीजेपी के मुताबिक इससे शराब बिक्री करने वालों का रिकॉर्ड रहेगा और शराब पीकर हुड़दंग करने पर रोक लगेगी। उनको लगता है कि उनकी सरकार जो करती थी, जो वो कहते थे, वो मंत्री थे तो उनकी सरकार थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो कहते थे भ्रष्टाचार में डूब गई है। अरे अच्छे काम भी देश के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, और नौजवान तो इस प्रदेश का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ अच्छे कामों के बारे में भी हमें देखना चाहिए। शराब से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान हैं और एक तबका इससे अपराध बढ़ने की आशंका लगातार जताता है। फिलहाल सरकार पर आरोप है कि वो पियो पिलाओ पार्टी मनाओ की सोच को आगे बढ़ा रही है। अब बार बार सवाल ये उठता है कि इस पर गोलमोल सा जवाब क्यों? मध्य प्रदेश में इस लिकर पॉलिसी को लाने के पीछे क्या वजह है जो सवाल उठाता है? चलिए इसको डिकोड करते हैं। सरकारों को शराब से एक बड़ा राजस्व हिस्सा मिलता है, ये कई बार सबको हम बता चुके हैं, सबको पता है। नीति में राजस्व बढ़ने के आसार साफ संकेत दिख रहे हैं। इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को संचालित करने में करेगी, लेकिन प्रदेश में शराबबंदी की वकालत भी अक्सर दल चुनाव के वक्त करते हैं। उनके खुद के नेता इसको लेकर आंदोलन चलाने की बात कहते हैं। ऐसे में इस पॉलिसी के इस अंदाज पर सवाल उठना बहुत लाजिमी है। उमा भारती ने भी शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने की कई बार चेतावनी दी। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरती है। कई वारदातों के पीछे शराब या नशा एक बड़ी वजह बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पॉलिसी से शराब पीने पिलाने को प्रोत्साहन मिल रहा है और ऐसा होने को लेकर के विपक्ष अपना विरोध जता रहा है। ऐसे में सरकार की इस पॉलिसी पर सवाल उठेंगे और जो उठने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब इस पॉलिसी को सरकार कैसे डिफेंड करेगी और इसके अच्छे नतीजों को, जैसे ही कहा जा रहा है, कैसे सामने लाएगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। बात छत्तीसगढ़ की, जहां मिशन 2023 के लिए दोनों प्रमुख दल कमर कस के तैयारी कर रहे हैं। चुनाव जीतने की होड़ साफ साफ दिखती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी पहली बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। कुमारी शैलजा के आते कल उनका जमकर स्वागत हुआ और आज उन्होंने राजीव भवन में मैराथन मीटिंग्स ली हैं।
कार्यकारिणी से लेकर ब्लॉक प्रमुखों तक आज उन्होंने एक के बाद एक मिशन 2023 जीतने के लक्ष्य पर बातचीत की। आज दिन भर उनकी चुनौतियों को लेकर के सियासी गलियारे में बहस छिड़ी रही, लेकिन जब जाने से पहले मीटिंग खत्म करने के बाद उन्होंने एक लाइन में एक ही बात कही है कि इस सारी मीटिंग का सार यह कि बीजेपी राज्य में उनके लिए चुनौती नहीं है। संगठन में जितनी भी शिकायतों का अंबार है वक्त रहते अपने अनुभव से उसको सुलझा लेंगी, ये कांग्रेसियों का विश्वास है। चलिए अब यह देखना होगा कि नई प्रभारी के इस नए अंदाज और एक लाइन में कि सबको मिलकर चुनाव जीतना पड़ेगा, कितना असर होता है, क्योंकि दोबारा से सरकार बनाए रखना, उस संख्या के साथ बनाए रखना जो पार्टी का टारगेट है, ये वाकई में एक चैलेंज किसी भी दल के लिए हो सकता है। एक और बड़े मुद्दे प्रदेश के हम बात करेंगे। राजधानी रायपुर का स्काई वॉक जब से बना है तब से इस पर घमासान है। 4 साल से इस पर जांच चलती रही। सरकार ने इस मामले में तेजी लाने के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी को जिम्मेदारी देने का अब फैसला कर लिया है। राजधानी रायपुर के स्काई वॉक निर्माण में अनियमितता पाई गई है। जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला लिया गया है। इस पर जुबानी जंग तेज हो गई। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक को लेकर सरकार का रवैया ठीक नहीं। रमन सरकार ने इसका सर्वे कर निर्माण शुरू किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मामले उठा रही है, ये उसी का रिएक्शन है। अनियमितताएं नहीं है, सिर्फ हरासमेंट करना। और वाकई में अगर आप जांच चाहते हो कि इसके अंदर कुछ करना, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, वाकई में आप में नैतिकता है राजनीतिक दृष्टि से, तो कोई रिटायरमेंट के जज से इसकी जांच कराए और देश के माननीय कमेटी को इसमें इन्वॉल्वमेंट करे, जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किए हों। कभी पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जांच शुरू हुई भी नहीं और भाजपा नेता फंसाने के आरोप लगाने लगे। अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाया है। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी की सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर, अब सहयोग करें। स्काई वॉक का मामला 4 साल से अटका पड़ा है। राजधानी रायपुर के बीचों बीच बना आधा अधूरा स्काई वॉक जनता के लिए भी सिरदर्द है। शहर वासियों को स्काई वॉक पर जल्द किसी फैसले का इंतजार है। तो शहर को तो इंतजार है कि स्काई वॉक को लेकर किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। ये पूरा बनेगा या टूटेगा, इसको लेकर बहस पुरानी है, इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप पुराने। लेकिन अब देखते हैं कि ये नई जांच एजेंसियां इस पर क्या नए फैक्ट्स को सामने लाती हैं और आगे क्या कदम सरकार उठाती है और कब तक। अब बात दुनिया में एक भयावह तूफान की। दुनिया का सरदार अमेरिका इस वक्त बर्फीले तूफान बॉम्ब से जूझ रहा है। हालात किस कदर बेचैन करने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका इस वक्त बर्फीले तूफान की चपेट में है। तूफान के असर ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कई शहरों में तापमान 0 से -42 डिग्री तक जा पहुंचा है। सबसे खराब हालत पश्चिमी न्यूयॉर्क के बुफेलो में है। बुफेलो में 8 फीट बर्फ की चादर जमीन पर बिछ गई। आपातकालीन सेवाएं ठप हैं। न्यूयॉर्क गवर्नर कैथी ऑचल ने एक स्टेटमेंट में कहा कि बुफेलो में हालात खतरनाक और जानलेवा है। सभी शहरियों को घर में रहने की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका के कई पूर्वी राज्यों में 2 लाख से ज्यादा लोग क्रिसमस की सुबह बिना बिजली के जागे। राजमार्गों को बंद करना पड़ा। 4 दिन में 12,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। कई एयरपोर्ट्स के रनवे बर्फ के तले दबे हैं। कार से ट्रैवल कर रहे कई लोग रास्तों में फंसे हैं। अमेरिका की तकरीबन 70% आबादी इस वक्त घरों में कैद रहने को मजबूर है। नेशनल वेदर सर्विस NWS ने इस बाबत एक अलर्ट भी जारी किया है। उनका अनुमान है कि अगले कुछ दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। तो वंस इन ए जनरेशन इस तूफान को इस अंदाज में अमेरिका में चिंताजनक माना जा रहा है। चलिए हम आपको इस बॉम्ब चक्रवात के बारे में थोड़ी और डिटेल दें, इसका असर क्या है, इसको हम डिकोड करें। बॉम्ब चक्रवात यानी कि बहुत जल्द तेज होने वाला बेहद कम दबाव वाला सिस्टम। जब सेंट्रल प्रेशर 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार तक गिर जाए, उसे आप बॉम्ब चक्रवात की संज्ञा देते हैं। वैसे तो ज्यादातर इस तरह के तूफान समुद्र के ऊपर ही आया करते हैं, लेकिन जब वो जमीन पर असर करें, हिट करें, तो बॉम्ब की तरह तबाही ला सकते हैं, जैसा अभी दिख रहा है। बॉम्ब तूफान के असर से कहीं कहीं पर हवा का दबाव 962 मिलीबार्स तक गिर जाता है, तो कहीं पर 1047 मिलीबार्स तक गिरकर तबाही मचाता है। फिलहाल अमेरिका में बॉम्ब तूफान बड़ी झीलों की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे ही आर्कटिक की हवा अमेरिका में बाकी हिस्सों तक बढ़ेगी, गर्म होती जाएगी, वायुदाब का अंतर कम होगा और तूफान थोड़ा कमजोर पड़ेगा। ये अनुमान है कि नए साल के बाद अगले हफ्ते तक
मौसम में आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी। फिलहाल अमेरिका की 60% आबादी यानी 20 करोड़ लोग किसी न किसी विंटर वार्निंग का असर झेल रहे हैं, प्रभावित हैं। 17.7 करोड़ लोगों को सर्द हवाओं की चेतावनी है, 1.1 करोड़ लोगों को बर्फीली आंधी की चेतावनी है, 6.6 करोड़ लोगों को तूफान की और 5 लाख लोगों को भयानक बर्फीले तूफान की चेतावनी इन दिनों जारी किए हुए है। और ये उनको साफ कहा है कि आप जहां हैं वहीं पर सुरक्षित रहने की कोशिश करें, जो घरों में हैं घर से बाहर ना निकलें। चलिए, भयावह हालात हैं, सारी दुनिया उनके लिए प्रे कर रही है और खास बात ये कि ये ऐसे वक्त पर आया जब उनका सेलिब्रेशन है, जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पहले क्रिसमस का विंटर वेकेशन वहां जारी। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप IBS 24 देखें और न्यूज डिकोड पर कल इसी वक्त मुलाकात करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।